हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 10th का पार्ट 3.3 राइस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। देखिए मैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इस समय में। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी चीज़ों का बनना, एंड कंजम्पशन जब मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, दाम सस्ते हो जाते हैं तो लोगों ने कंज्यूम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। राइट, कुछ ऐसा ही होता है। चलो पढ़ते हैं। इन द यूएस रिकवरी वाज क्विकर। जब युद्ध हो जाता है, युद्ध के बाद हम देखते हैं कि यूएस जो है उसकी इकोनॉमी की जो है वो रिकवरी काफ़ी तेज़ होती है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प्ड बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से युद्ध ने जो है एक तरीके से यूएस को इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प करी थी। राइट, कैसे हेल्प करी थी कि जब यूएस जो था, क्योंकि हमें पता है कि विश्व युद्ध में सबसे लास्ट में होता था तो यूएस के पास पैसा था। ठीक है, यूएस ही था जिसके पास पैसा बचा हुआ था। अब जो यूएस युद्ध के पहले जगह जगह से उधार लिया करता था, ये ऐसा देश होता था युद्ध के बाद, क्योंकि इसी के पास पैसा बचा था तो ये दूसरे देशों को उधार देने लगा था। ये इस स्थिति में आ गया था, यानी कि इसकी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, अब युद्ध से इसे फ़ायदा हुआ ना, बाकी लोग गरीब हो गए और ये जो है अमीर बन गया। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल, कुछ टाइम तो इकोनॉमिक ट्रबल ज़रूर रहा, बट इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 90s। अर्ली 1920s, देखो अर्ली 1920s आते आते यूएस की इकोनॉमी जो कोई थी वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ उसने रिज्यूम कर ली थी, एक तरीके से वापस से प्राप्त कर ली थी। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920s वॉज मास प्रोडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 1920s में यूएस की इकोनॉमी कैसे इतनी बढ़िया हो गई थी, इंपॉर्टेंट फीचर था मास प्रोडक्शन होने लगा, यानी कि वहाँ पर फैक्ट्री में एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन होता था। जब बहुत सारा प्रोडक्शन होता है एक साथ तो आप समझ के रखिए कि खर्चा कम और माल ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, मार्केट में माल ज़्यादा उतरेगा तो उस माल की कीमत जो है वो कम होगी, इससे पब्लिक उसे आसानी से खरीद भी पाएगी, इसीलिए हम मास कंजम्पशन भी बोलेंगे इसे। द मूव टूवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगिन इन द लेट 19th सेंचुरी। जो मास प्रोडक्शन का मूव एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मास प्रोडक्शन की तरफ पब्लिक कब बढ़ी थी, 19th सेंचुरी में, बट इन 1920s इट्स बिकेम अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर बन गया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 1920s आते आते। यानी कि हम बात करें कि अगर 19th सेंचुरी की बात करें, लेट 19th सेंचुरी में तो यहाँ ये मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, लेकिन 1920 आते आते काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। सब जगह इस तरीके से मास प्रोडक्शन होने लगा होगा। अ वेल नोन पॉइनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वॉज, कौन थे? कार मैन्युफैक्चरर थे हेनरी फोर्ड। इनका नाम सुन लेना क्योंकि इन्होंने मास प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया था। ऐसे समझिए कि इन्होंने कुछ देखा, ऐसा देखा कि यार ऐसे अगर मैं करूँ तो मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या देखा वो बताते हैं। ही अडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लॉटर हाउस। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, ये बूचड़ खाने में गए होंगे, शिकागो के बूचड़ खाने में इन्होंने देखा क्या हो रहा था। चलो मैं बता देती हूँ फिर आगे बोल दूँगी लाइन को। इन्होंने देखा कि इस तरीके से बूचड़ खाने में एक ना कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है। कन्वेयर बेल्ट में क्या हो रहा है, जो स्लॉटर हाउस वाले बूचड़ खाने वाले हैं मांस को काट काट के इस बेल्ट के ऊपर रखे जा रहे हैं। ठीक है, और जो मांस खरीदने आए हैं जो बेचेंगे आगे जाके इसे, वो कहीं अपना अपना मांस जितना भी उनको चाहिए होगा स्लॉटर उस बेल्ट पर रख देते थे, तो यहाँ पर से ये लोग उठा लिया करते थे। ठीक है, ये उठाए जा रहे हैं अपना अपना जितना जितना इन्हें चाहिए होता था उस हिसाब से ही। ठीक है, तो इन्होंने ये सब, चलो फिर लाइन पूरी कर लेते हैं इस चीज़ को। ये अडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लॉटर हाउस। ठीक है, तो इन्होंने असेंबली हाउस वाला जो तरीका था एक तरीके से असेंबली लाइन वाला, शिकागो की स्लॉटर हाउस कहते हैं बूचड़ खाने को। ठीक है, असेंबली लाइन के तर्ज पे इन्होंने क्या किया था, डेट्रॉइट के अपने कारखाने में भी। ठीक है, इनका कारखाना था कहाँ पे, डेट्रॉइट, कार प्लांट इनकी डेट्रॉइट में, याद रखना डेट्रॉइट में इनकी कार प्लांट था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें लगा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे क्या हो रहा है कि तुरंत तुरंत सामान आगे बढ़ता चला जा रहा है मशीन की हेल्प से, और फटाफट ये जो उठाने वाले हैं अपना उठाते जा रहे हैं, तो इससे तो स्पीड बन जाएगी। तो इन्होंने ये चीज़ अपने कार प्लांट में डेट्रॉइट में जो इनका था वहाँ पे भी यूज़ करी थी। ठीक है, यही है ना, वर्क पिक्ड अपार्ट बाय द बचर्स एज दे केम डाउन टू अ कन्वेयर बेल्ट टू हिज न्यू कार प्लांट डेट्रॉइट में। इन्होंने ये सब अपना लिया था। क्या अपनाया था, फिर से समझ लो। इन्होंने शिकागो में देखा स्लॉटर हाउस में, यहाँ पर मांस के कटे हुए टुकड़े रखते जा रहे थे, और आगे जो मांस खरीदने आए थे एक तरीके से बेचने वाले, वही बेचने वाले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जाके बेचेंगे मांस को, ये अपना अपना उठाए जा रहे थे जितना जितना इनको चाहिए होता था। ठीक है, बाकी पैसे दे देते होंगे, लेकिन जब हेनरी फोर्ड ने देखा तो उनका ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कन्वेयर बेल्ट वाला, ये मैं अपना डेट्रॉइट में जो मेरा कार प्लांट है वहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ अ फास्टर एंड अ चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही मज़ेदार तरीका है, ये बहुत फास्टर भी है और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ने वाला है। ठीक है, अगर मैं अपना व्हीकल प्रोड्यूस करूँ तो उसके लिए भी काफ़ी एक अच्छा तरीका होगा। ठीक है भाई, ये देखकर फोर्ड को क्या लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से काफ़ी किफ़ायती साबित हो सकता है। उन्हें लगा कि भाई इसको तो अपना ही लेना चाहिए। द असेंबली लाइन फोर्स वर्कर्स टू रिपेस्ट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कॉन्टीन्यूसली। इससे क्या होगा,
भाई अगर हम देखें असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कि कार मान लो पुर्जे है, ठीक है, एट अ पेस डिटेक्टेड बाय दी कन्वेयर बेल्ट, सॉरी यहाँ थे कहाँ थे हम, चलो यहाँ पर देखते हैं। द असेंबली लाइन फोर्स वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क। असेंबली लाइन में क्या होता है, वर्कर्स को क्या करना पड़ता है, एक सिंगल टास्क को ही रिपीट करना पड़ता है। अगर आपको एक ही काम बार बार आप करोगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप कैसे करने लगोगे, मैकेनिकली ये कर रहे थे तो और बहुत कंटिन्यूसली करने लगोगे, एकदम आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सच एज फिटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट टू द कार। अब एक आदमी है बार बार मान लो पहिया ही कसना है उसको, तो बार बार पहिया आएगा कसता जाएगा, पहिया आएगा कसता जाएगा, उसे महारत हासिल हो जाएगी एट अ पेस डिटेक्टेड बाय द कन्वेयर बेल्ट। और क्या होगा इससे, कन्वेयर बेल्ट की मशीनी ढंग से वो बार बार करते रहने से उसकी काम की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है, काम की रफ्तार भी इसी बात से तय होगी, ठीक है। दिस वाज द वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ द वर्क। अब क्या है कि अब कन्वेयर बेल्ट की जो भी रफ्तार है ना, अगर आप कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार बढ़ा दोगे तो कन्वेयर बेल्ट तेज़ी से चलने लगेगी। जब तेज़ी से चलने लगेगी तो जो उसका काम कर रहा है, जो उस पर काम कर रहा है, उसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। अगर वो कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े हुए हैं तो वो अपने मोशंस को बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते, राइट, डिले नहीं कर सकते, टेक अ ब्रेक वो भी काम नहीं कर सकते, और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड वो भी नहीं कर सकते अपने जो भी वर्कमेट हैं, माने अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब उन्हें काम करते जाना है, बिकॉज कन्वेयर बेल्ट पे चीज़ आती जा रही है, उनको कंडीशन है कि हैज़ टू पिक और उसको अपना काम करते जाना है, नहीं तो अगला काम या तो आगे आपका काम ही अधूरा पहुंचेगा या फिर अगले बंदे तक आपका काम पहुंचेगा ही नहीं एक तरीके से। एज अ रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल। अब 3 मिनट में ना हेनरी फोर्ड की कारें तैयार हो जा रही थी, मतलब एक तरीके से असेंबली लाइन की वजह से एक कार 3 मिनट में एक तरीके से तैयार हो रही थी। देख लेते हैं एक बार इस बात को भी। हेनरी फोर्ड के कारखानों की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी, राइट। असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। आई स्पीड मच फास्टर देन अचीव्ड बाय द प्रीवियस मेथड। ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसके पहले जो भी मेथड यूज़ किए गए थे उससे कहीं ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था हेनरी फोर्ड को इससे। द टी मॉडल फोर्ड वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोडक्शन कार। अब टी मॉडल की जो फर्स्ट हमारी कार आती है, टी मॉडल फोर्ड वॉज द वर्ल्ड की पहली फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार थी। मास प्रोड्यूस मतलब एक साथ बहुत सारी कारें प्रोड्यूस कर रही थी। टी मॉडल नामक कार, ठीक है, द टी मॉडल फोर्ड, टी मॉडल नामक की कार, ठीक है, बहुत ज़्यादा वृहद जो मास प्रोडक्शन था उसमें से उस पद्धति से उस तरीके से बनने वाली पहली कार थी। क्या कौन सी कार थी, टी मॉडल फोर्ड, ठीक है। एट द फर्स्ट क्या होता है, वर्कर एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन। शुरुआत में मजदूर जो थक गए, क्योंकि ना वो बात कर पाते हैं, ना वो रेस्ट कर पाते हैं, ना वो इधर उधर जा पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, बस उन्हें लगातार टक 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 अपना काम करते जाना था। तो वर्कर जो थे वो हो गए परेशान, ठीक है, असेंबली लाइन वाले तरीके से वो नहीं कर पा रहे थे ऐसे काम। सो दे क्विट इन लार्ज नंबर्स। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ने लगे। इन डिप्रेशन फोर्ड ने डबल कर दी डेली वेजेस को टू $5 इन जनवरी 1940। जनवरी 1940 में फोर्ड बहुत परेशान हो गए, लोग नौकरियां छोड़ के जा रहे थे। अभी इनका धंधा तो अच्छा चला, लेकिन अगर नौकरी छोड़ देंगे तो धंधा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो भी डेली वेजेस हैं उसे मैं डबल कर देता हूँ। उन्होंने $5 शुरू कर दिया देना हर रोज़ एक व्यक्ति को। तो एट द सेम टाइम ही बैंड ट्रेड यूनियंस फॉर ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट। और उन्होंने कहा कि जो मेरा कार प्लांट एक तरीके से जहाँ मेरी कारें बनती हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इससे क्या होगा, उन्होंने बैन किया इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग आपस में बहुत ज़्यादा एकजुट हो जाएं और मेरे खिलाफ हों। होता यही है ना, आप किसी भी कंपनी में होते तो अगर बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं, जनरली बॉस की बुराई करने लग जाते हैं, बॉस में बुराई ढूंढने लग जाते हैं, फिर और भी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब ट्रेड यूनियन वगैरह नहीं होगी, मैं आपको डेली वेजेस पर, मतलब आपको जितना पैसा मिलता है उसको मैं आपको डबल देने के लिए तैयार हूँ। डबल दोगे तो लोग जो हैं वो आराम से काम करने पर राजी हो गए। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाईवेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन ऑफ लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्डर। अब क्या किया इन्होंने, हेनरी फोर्ड बेवकूफ़ थोड़ी नहीं थे, इन्होंने क्या किया, रिपीटेडली ये स्पीड अप करते रहते थे अपनी जो प्रोडक्शन था ना, प्रोडक्शन लाइन का, ठीक है, लाइन चल रही है, यहाँ पर सामान आता जा रहा है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, स्पीड बढ़ा दे उस मशीन की, तो बंदों की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वर्कर्स को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो मच सो ही वुड सून डिस्क्राइब हिज डिसीजंस टू डबल द डेली वेजेस एज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। इन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया मेरा डिसीजन रहा, ये तो कॉस्ट कटिंग हो गया, मैंने डबल वेजेस दिए ज़रूर, लेकिन उससे प्रोडक्शन मेरा इतना ज़्यादा तेज़ हो गया, बढ़ गया कि उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो गया। इससे क्या हो रहा है, मजदूरों को फ़ायदा हो रहा है, उनको डबल सैलरी मिल रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हेनरी फोर्ड को फ़ायदा हो रहा है। अब मार्केट में सामान ज़्यादा पहुँच रहा है तो पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके का ये मॉडल जो था बहुत ज़्यादा हिट हो गया था। अब
फॉर्डेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड इन दी यूएस। अब जो फोर्ड का ये मॉडल था ना, ठीक है, शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूर जो थे, सॉरी, फोर्ड के द्वारा ये जो अपनाई गई पद्धतियाँ थी, ठीक है, ये जो फोर्ड की इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस थी, ये तो पूरे यूएस में एकदम हिट हो गई, सब लोगों के द्वारा अपनाई जाने लगी। दे वर ऑल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन 1920s। 1920s में ये बहुत ज़्यादा कॉपी की जाने लगी। वही हो रहा है ना, मास प्रोडक्शन 1920s में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो फोर्ड ने एक तरीके से शुरू किया था और बाकियों ने उस चीज़ को, है ना, अपना लिया था कि यार ये बहुत सही है, तो इसको अपनाया गया, तो मास प्रोडक्शन होने लगा। मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइजेस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। अब मास प्रोडक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि कॉस्ट जो है वो इंजीनियरिंग पर जो भी आधारित चीज़ें हैं उनकी लागत और कीमत में इसने कमी ला दी थी। मास प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली बात है कि लागत कम होती है और चीज़ें जो हैं वो उनकी कीमत भी जो है वो नीचे आ जाती है, जिससे कि हर आदमी उसे खरीद सकता है, ठीक है। जब मास प्रोडक्शन होता है इस पद्धति से, जो इंजीनियरिंग पर आधारित चीज़ें थी उनकी लागत और कीमत में इसने कमी ला दी थी। फिर क्या होता है भाई, थैंक्स टू हायर वेजेस। अब थैंक्स टू हायर वेजेस मोर वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब क्योंकि जब वेजेस बढ़ गए, है ना, डबल डबल तनख्वाह मिल रही है, तो जो इनकी परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ गई थी, है ना। जो भी कई काम करते हैं वही लोग तो चीज़ें खरीद रहे हैं मार्केट में, तो जगह जगह जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके वेजेस बढ़े तो क्या हुआ, इनके जो सामान खरीदने की क्षमता है कंज्यूमर गुड्स को, वो भी बढ़ने लगी। जैसे लोग कार खरीदने लगे। कार प्रोडक्शन इन यूएस रोज फ्रॉम 2 बिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन 1929। मतलब 2 बिलियन जो मिलियन कारें जहाँ बिक रही थी 1919 में, वहाँ 5 मिलियन बिकने लगी। सिमिलरली देयर वॉज अ स्पर्ट इन the purchase of refrigerator, washing machines, radios, gramophone players, ऑल थ्रू अ सिस्टम ऑफ हायर परचेज। अब हायर परचेज के सिस्टम से क्या होता है, अब हायर परचेज बताती हूँ। अभी लोग जो थे क्या खरीदने लगे, रेफ्रिजरेटर खरीदने लगे, वॉशिंग मशीन खरीदने लगे, रेडियो खरीदने लगे, ग्रामोफोन खरीदने लगे। मतलब ये सारी चीज़ें भी मार्केट में अब काफ़ी बिकने लगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास पैसा आ रहा था, ठीक है। और हायर परचेज होता है किस्तों पर खरीदना, क्रेडिट लेने लगे थे रिपीटेडली इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट वो बनवा लेते थे, जैसा कि आज भी होता है ना। तो इससे क्या होता है, तो लोगों की परचेजिंग क्षमता बढ़ गई थी। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एट्रेक्सा एटसेट्रा वॉज fueled by a boom in house construction and home ownership, financed once again by the loans। अब क्या होता है कि लगातार डिमांड जो रेफ्रिजरेटर की है, मतलब इन चीज़ों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, रेफ्रिजरेटर की, मशीनों की। इसकी वजह से क्या होता था, बूम आ जाता था हाउस कंस्ट्रक्शन में भी और होम ओनरशिप में भी। अब क्या हो रहा है, चीज़ें देखो, सिर्फ रेफ्रिजरेटर नहीं इस तरीके से बिक रहे थे, वॉशिंग मशीन किस्तों पे नहीं बन रही थी, इवन घरों का कंस्ट्रक्शन या फिर घर खरीदना, ये सब भी जो है, ये सब भी इस तरीके से होने लगा था। लोग ना घरों का निर्माण या खरीदारी पर वो भी कर्जे पर की जा रही थी, एकदम फाइनेंस करा लिया जाता था, लोन वगैरह। जैसे आज हो जाता है ना, लोन मिल जाता, जैसे आज आपकी औकात नहीं है, मान लो कि 50 लाख का मकान लो, तो आपको क्या करता है, बैंक लोन दे देता है। लोन दे देता है मतलब क्या, आप बोलो कि 10 लाख आप अभी दे दो, 40 लाख आप धीरे धीरे किस्तों पे चुकाते रहना। तो कैसे कुछ ऐसा ही सिस्टम तब आ गया, तो ठीक है, सब चीज़ें फाइनेंस होने लग गई थी। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ 1920 क्रेडिटेड द बेसिस ऑफ प्रोस्पैरिटी इन द यूएस। अब ये क्या हो रहा था, 1920 के दशक की अगर हम बात करें तो आवास एवं निर्माण यानी कि घर और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होते थे, उसके क्षेत्र में आय उछाल से अमेरिका की संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था, ठीक है। अमेरिका के लोग प्रोस्पर होने लगे थे, संपन्न होने लगे थे। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम्ड टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स। अब देखो, अब बहुत सारे लोग, मान लीजिए फ़ोन खरीद रहे हैं, तो इस फ़ोन कंपनी में क्या होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बहुत सारे लोग आने लगेंगे, ठीक है। और लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग आएंगे तो इन सबके पास इनकम भी होगी, तो और सामान भी खरीदेंगे। कुछ इस तरह की चेन चल पड़ी थी। लार्ज इन्वेस्टमेंट हो रहा था हाउसिंग में और हाउस होल्ड गुड्स में। सीम्ड टू क्रिएट अ साइकिल, इस तरीके से ऐसा लगा था जैसे एक साइकिल सी चल पड़ी है, ठीक है। मकानों का निर्माण, घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोज़गार की मांग बढ़ती जा रही थी, है ना। लोगों को मान लो फ्रिज चाहिए बहुत सारे, अब उनका घर बन रहा है, उनको नया फ्रिज चाहिए, नई वॉशिंग मशीन चाहिए, तो फिर कंपनियों को बंदे भी चाहिए ये सब बनाने के लिए, तो रोज़गार और मांग दोनों ही बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर जो कंज्यूमर था, है ना, वो भी बढ़ते जा रहे थे लोग। अब इससे क्या हो रहा था, एंड येट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स आ रही थी। चलो आगे पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी। अच्छा, बढ़ते उपभोग के लिए, उपभोग क्या हो रहा था, मतलब लोग जो है उसे कंज्यूम ज़्यादा कर रहे थे जब चीज़ों को, तो ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, है ना। कंपनियों को ज़्यादा पैसा चाहिए था क्योंकि उन्हें ज़्यादा सामान बनाना था, जिससे नए, मतलब वो फाइनेंस करा लेते होंगे ना, नए नए रोज़गार और आमदनी में वृद्धि होने लगी थी। बेसिकली अगर हम पूरा का पूरा इस बात को समझे तो हो ये रहा था 1920s में, जब
लोगों ने क्या किया, फाइनेंस वाला तरीका आया तो बहुत सारे लोग अपना घर लेने लगे। जब बहुत सारे लोग अपना घर लेने लगते हैं तो इन घरों में रेफ्रिजरेटर चाहिए, इन लोगों को कार चाहिए, इन लोगों को बहुत सारे XYZ सामान चाहिए। जब इन सारे लोगों को सेम सामान बहुत सारा सारे घरों को चाहिए, क्योंकि अब अलग अलग घर बना रहे, लोग खरीद रहे हैं, तो जब बहुत सारा सामान चाहिए तो इन जो कंपनियों में सामान बनता है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता होगा। ठीक है, तो एक तरीके से चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जा रही थी। ठीक है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी, पहले कंजम्पशन भी बढ़े जा रहा था। 1923 20 की बात करें तो 23 पर आ जाओ। द US resumed एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर। मतलब US के देखो मज़े आ गए। 1923 में अमेरिका जो था वो शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, है ना, लोगों को पैसा देने लगा, पूरी निर्यात करने लगा। ठीक है, लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर्स बन गए थे उनके। वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया था। 1923 में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देने वाला बन गया था, दुनिया में पैसे बांटता था, उधार ले लो, राइट। US imports and capital exports also boosted यूरोपियन रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। अब क्या होता है, अमेरिका द्वारा आयात मतलब मंगाना और पूंजी का निर्यात मतलब पैसे को बाहर भेजना से यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में काफ़ी मदद मिली। क्यों? क्योंकि US के पास पैसा था, US से लोग जो थे वो उधार ले रहे थे और अपनी अपनी कंपनियों को वो ठीक से सेटल कर रहे थे और धीरे धीरे एक तरीके से चीज़ें लाइन पर आने लगी थी। तो काफ़ी कुछ मतलब इससे सुधार आ गया था पूरे विश्व व्यापार में, आय वृद्धि वगैरह सब हुई थी। ठीक है, कैपिटल एक्सपोर्ट बूस्ट किया था इन्होंने, यूरोपियन को रिकवरी में मदद मिली थी, वर्ल्ड ट्रेड हो गया था, इनकम ग्रोथ हो रही थी। नेक्स्ट 6 ईयर्स में काफ़ी कुछ हो गया। अगले 6 सालों में विश्व व्यापार एवं आय वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया था। ऑल दिस हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट। लेकिन ये स्थिति कोई लंबे समय तक कायम नहीं रही, अभी कुछ होगा जिससे सब चीज़ें गिरेंगी। 1929 में क्या होता है, द वर्ल्ड वुड बी प्लंज्ड इनटू डिप्रेशन। पूरा आर्थिक संकट में प्लंज्ड मतलब फंस जाता है, पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट में फंस जाती है। सच इट हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। एक ऐसा संकट सामने आ रहा है जो कभी किसी ने पहले नहीं देखा है। ठीक है, एक ऐसा संकट। 1920 में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, 23 तक आते आते US की जो स्थिति है बहुत बढ़िया हो जाती है, वो सबको उधार देने लगता है, पूरी यूरोप जो है उससे रिकवरी करने लगती है। लेकिन 1929 में आता है एक बहुत बड़ा महामंदी। अब ये महामंदी क्या है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।